नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे एडवोकेट फिरदौस टाक, जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के फॉर्मर एमएलसी हैं और प्रवक्ता भी हैं। टाक साहब, आपका स्वागत है। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारा विपक्ष यूनाइट नहीं है, और यही एक कारण है कि 9 जनवरी को पंचायतों का कार्यकाल भी खत्म हो जाएगा और जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। अगर डेमोक्रेसी रहेगी तो मात्र जो सांसद हैं और साथ ही साथ डीडीसी। कितना अनफॉर्चुनेट है कि अपोजिशन यूनाइट होकर के इसके लिए फाइट नहीं कर सकी। इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए विनोद जी, अपोजिशन पे आप सारा जो है इसका भांडा फोड़ रहे हैं, लेकिन आप देख लीजिए, हम तो पिछले 5 सालों से चिल्ला रहे हैं। आपने पंचेस बनाए, म्यूनसिपलिटी काउंसलर्स बनाए, हम तो तब भी कह रहे थे कि अभी भी डेमोक्रेसी नहीं है। जब अमित शाह जी पार्लियामेंट में बैठ के स्टेटमेंट दे रहे थे कि हमने जम्मू कश्मीर में ग्रॉस रूट डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट किया है, मैंने तब भी ये कहा था कि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी को रिप्लेस कर रहे हैं विद द पंचायत सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी। जी, आप बताइए, अगर आपको लगता है कि पंचायत सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी या म्यूनिसिपल काउंसिलर बनाने से जम्मू कश्मीर में कोई विकास हुआ है पिछले 5 साल में, इन एब्सेंस ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड स्टेट असेंबली, इन एब्सेंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर्स, जी, ये आप इसको कंप्लीमेंट कर सकते हैं, सप्लीमेंट कर सकते हैं बेसिक फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को विद द ग्रॉस रूट लेवल डेमोक्रेसी, जिसको पंचायत राज सिस्टम कहा जाता है या अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शंस होते हैं। लेकिन ये इसको जब आप प्राइमरी सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी बनाएंगे तो इसके नेट रिजल्ट जो है वो 0 होंगे। और वो आज भी आप देख लीजिए कि आप जैसे आप कह रहे हैं कि जनवरी में पंचायत के इलेक्शंस खत्म हो, जो टेन्योर है वो खत्म हो रहा है, इलेक्शंस का नामो निशान कहीं नहीं है। लेकिन अगर आप इन 5 सालों में भी देखें, सरपंच के पास रखा क्या था? जी, सरकार क्या दे रही थी? सरपंच को क्या इख्तियारात दिए थे कि जो वो अपनी पंचायत में काम करते? म्यूनिसिपलिटी काउंसलर्स को या म्यूनिसिपलिटी चेयरमैन को या म्यूनिसिपलिटी के जो कमिटीज थी उनमें क्या इख्तियारात थे जिससे वो डेवलपमेंट कर पाते? तो डेवलपमेंट आपकी होती है जब आपका बेसिक सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी एनफोर्स हो। अभी तो बाबू राज चल रहा है, बाबू आ रहे हैं, बाबू जा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, सवाल ये उठता है, जब गोपाल अलायंस बना और उसके बाद जितना सक्रियता से आगे चला, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूरी टीम मिली और दबाव बना हुआ था, लेकिन उस दबाव की या उस यूनिटी की हवा निकल गई। नहीं, देखिए विनोद जी, बात यह है कि आप किस चीज के लिए लड़ रहे हैं। दिल्ली तो चाहती है, भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि आप रोज भीख मांगे उनसे कि इलेक्शन कराइए, इलेक्शन कराइए, इलेक्शन कराइए। जिस जम्मू कश्मीर में आप जम्मू कश्मीर के मसले को हल करने के लिए कल तक बोल रहे थे, उसके बाद आप आ गए कि आप 370 दे दीजिए, फिर आप आ गए आप स्टेटहुड दे दीजिए, फिर आपने कहा चलिए कुछ मत करिए, आप इलेक्शन करवाइए। तो भारतीय जनता पार्टी तो गोल पोस्ट चेंज करना चाहती है, लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो उसके लिए कल भी बेसिक इशू जम्मू कश्मीर था, आज भी जम्मू कश्मीर ही बेसिक इशू है। इलेक्शन कराएं ना कराएं, हमने जो लड़ाई लड़नी है वो हम लड़ रहे हैं। टाक साहब, ये भीख मांगने वाली बात नहीं है, लोगों को न्याय दिलवाने वाली बात है। आज आप देख सकते हैं सरकार और आवाम के बीच में कितनी बड़ी खाई है। अगर यहाँ पर डेमोक्रेटिक सेटअप होता, विधानसभा के चुनाव होते, तो आज उन लोगों को असहाय महसूस नहीं करना पड़ता। आप तो कह रहे हैं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भीख नहीं मांगेगी केंद्र सरकार से कि आप इलेक्शन करवाइए, लेकिन इलेक्शन की अहमियत आप खुद भी जानते हैं, आपकी पार्टी की सदर भी जानती है। देखिए विनोद जी, बात यह है कि अहमियत की बात नहीं है, बात यह है कि आप किन को कन्विंस कर रहे हैं। जिन लोगों ने ऑलरेडी माइंडसेट बना के रखा है कि हमने इलेक्शन करवाने नहीं है, हमने यहाँ पे डेमोक्रेसी लानी नहीं है, उनको लगता है कि जम्मू कश्मीर में जब तक ये अपना जो भारतीय जनता पार्टी का फ्यूचर वो सिक्योर नहीं कर पाते, या उनकी ABCD जो टीम्स उनको बनाई है उनको वो टाइम नहीं देते कि वो थोड़ा सा अपना इलेक्टोरल गेन्स जो है कहीं ना कहीं वो उनको 2-2, 3-3 कॉन्स्टिट्यूंसीज वो गेन कर पाएँ, तब तक उन्होंने इलेक्शन कराने हैं। आप चिल्लाते रहिए दिन भर, आप दिन भर हड़तालें करते रहिए। और मैं इस बात को मानता हूं कि देखिए PAGD जो है वो बनी थी आप 370 के लिए, PAGD बनी थी कि आप स्टेटहुड वापस लाएं, 370 बनी थी कि आप जम्मू कश्मीर के जो हमारे स्पेशल स्टेटस खत्म हुआ है उसको वापस दिला पाएं। लेकिन हम लोग कर क्या पाए? क्योंकि बात करने की आज़ादी नहीं है। आप प्रोटेस्ट करने की, आप देख लीजिए
कश्मीर में थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट जो है वो सड़कों पे आ गए, एकदम से एडमिनिस्ट्रेशन जो बात करती है, एडमिनिस्ट्रेशन बाहर आके कहती है कि हम जी एक नया कानून लाएंगे जहां पे अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ भी लिखते हैं तो आप जो है वो उनको आपको मुलजिम बनाया जाएगा, आप पे केस रजिस्टर होगा। तो आज़ादी कहाँ है बात करने की? हम तो 370 पे, आप देखिए हम जो जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टीज हैं 2019, 20, 21 तक तो यहां पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते थे, आप बात नहीं कर सकते थे। आप बताइए पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अलावा 2019 के बाद किसने बात की 370 पे, किसने बात की स्पेशल स्टेटस पे, किसने बात की एम्प्लॉयमेंट पे, किसने बात की जम्मू कश्मीर के ब्यूरोक्रेट्स, जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉयज, जम्मू कश्मीर के डेली वेजेस पे? 2021-22 तक तो सिर्फ पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ही सड़कों पे आके चिल्ला रही थी, बाकी लोग तो स्टेटहुड मांग रहे थे, बाकी लोग जो है वो इलेक्शंस मांग रहे थे। तो 370 की लड़ाई तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 2019 से लेकर आज तक लगातार लड़ रही है। लेकिन ये जो यूनाइटेड फाइट है जी विनोद जी, उसमें आप और मुझे दोनों को कन्विंस भी होना पड़ेगा और दोनों को इक्वल बैटल लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा जी। अगर आपके दिमाग में कुछ और चल रहा हो, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा हो तो वो कहां से समन्वय और तालमेल नहीं बनेगा। दो सवाल एक साथ पूछूंगा। जम्मू में प्रोटेस्ट हुआ था, कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज के सीनियर नेता यहां पर नहीं आए थे। दूसरा सवाल, अगर गांदरबल में भारत के खिलाफ नारे लगते हैं तो क्या उनके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? उन स्टूडेंट्स के खिलाफ क्या आप उसकी वकालत करते हैं कि उनके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? दोनों बातें। एक तो देखिए, जैसे आप स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स ने भारत के खिलाफ नारे लगाए। पुलिस की एफआईआर कहती है कि इन्होंने ऑस्ट्रेलियन टीम को चीयर किया, इसलिए उन पे यूएपीए लगाता है। आप देख लीजिए आप किस बुनियाद पे ये एलिगेशन लगा रहे हैं। एक स्टूडेंट उठता है, उसकी दो लड़कों के साथ लड़ाई होती है, वो जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करता है। ये तो कश्मीरी तो एक इजी टारगेट बन गया है। आप कभी भी, ये तो वो इंग्लिश की कहावत है, नेम ए पर्सन, क्या कौन सी कहावत है कि आप किसी भी इंसान को जो है कभी भी फांसी पर चढ़ा सकते हैं। आप नेम हिम एज अ डॉग एंड हैंग हिम ऑन द ट्री। जी। तो आप तो कश्मीरी को कभी भी ये कह सकते हैं कि इसने हिंदुस्तान के खिलाफ नारा लगा दिया और उस पर यूएपीए लगा दीजिए, चाहे वो जम्मू कश्मीर में पढ़ता हो या कहीं बाहर पढ़ता हो। आप कम से कम अपने बच्चों पे भी तो ट्रस्ट करें। और आप किस क्रिकेट की बात कर रहे हैं विनोद जी? आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए चीयर करने वाले सिर्फ कश्मीर के 7 लड़के नहीं होते। लाखों की तादाद में जिन लोगों ने आपने क्रिकेट बैटिंग जो एप्स हैं, जिन लोगों ने ऑस्ट्रेलियन टीम पे बैट लगाई थी, उन लोगों के लिए ऑस्ट्रेलियन टीम जीती और उनको पैसा मिला। आपको लगता है उन्होंने सेलिब्रेट नहीं किया होगा? लेकिन सिर्फ मुलजिम जो है वो कश्मीरी स्टूडेंट है। हो सकता है उनमें से भी 4 लड़कों ने ऑस्ट्रेलियन टीम पे बैट लगाया हुआ, आपने तो लीगलाइज करके रखा हुआ है। अगर उसकी टीम जीत रही है और उसकी टीम उसकी वजह से उसको पैसा 4 मिल रहा है, उसके लिए उसने अगर तालियां बजाई, आउट ऑफ एक्साइटमेंट बजाई है, जिस मर्जी बजाई, तो वो टेररिस्ट हो गए बच्चे हमारे जी। तो आपको समझना पड़ेगा ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। आप देख लीजिए एनआईटी का मामला, एनआईटी श्रीनगर का मामला, अगर वहां पे एक सिमिलर सर्कमस्टांसेस में बच्चों की, लोगों की, एक तबके की सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं और एक प्लान्ड मैनर में हर्ट होते हैं, आपकी उधर की कार्रवाई और इधर की कार्रवाई में जमीन आसमान फर्क है। इस वजह से विनोद जी, जो हमारे बच्चों के दिलों में जो गुस्सा है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ता है, ज्यादा वो पनपता है, जो एलिनेशन बढ़ता है वो इन्हीं सब इकदाम से बढ़ता है। लेकिन मेरा दूसरा सवाल आपने डॉज कर दिया। मैंने ये पूछा था कि जब प्रोटेस्ट हुआ था जम्मू में, कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज के सभी सीनियर नेता जम्मू नहीं पहुंचे थे, लेकिन उनकी पॉलिटिकल पार्टीज तो जम्मू में भी थी जी। मैंने उस दिन भी आपको एक्सप्लेन करके बोला था, मुझे नहीं मालूम नेशनल कॉन्फ्रेंस की सूरत हाल, लेकिन मैडम महबूबा मुफ्ती, ये कांग्रेस को भी पता है नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि हमने अपने प्रोग्राम में ही राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हमने अपने प्रोग्राम में कहा था कि मैडम विल कम बाय रोड ऑन द वेरी सेम डे एंड शी विल, वो जम्मू जो है 10:30-11 बजे वो प्रोग्राम में अटेंड करेंगी। उसी दिन आपको मालूम है रात को कितनी बारिश हुई और लैंडस्लाइड्स की वजह से हाईवे 2 जगह ब्लॉक हुआ जी। जिसकी वजह से उनकी सिक्योरिटी जो टीम है उन्होंने वो सुबह माना नहीं उनको बाय रोड ट्रेवल करना, वो जम्मू नहीं पहुंच पाए। लेकिन आप देख लीजिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने
जितना मैडम के होते हुए उससे ज़्यादा हम लोगों ने उस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया और अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट किया। हमारी पार्टी की जितनी जम्मू की सीनियर लीडरशिप है वो सारी वहाँ पे मौजूद थी और मैडम के ऑन बिहाफ पे वहाँ पे मौजूद थी। लेकिन मुझे लगता है कि उसी दिन से इख्तलाफ शुरू हो गया है। हालांकि हम कुछ रोज पहले बैठे थे इसी स्टूडियो में, जिक्र किया था, मैं बार बार आपको कुरेद रहा था कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को सरेंडर क्यों, उनके सामने घुटने क्यों टेक रहे हैं। वो बार बार अपने कार्यक्रमों में ये कहते हैं कि हम इलेक्शन के टाइम सोचेंगे, हमने एक साथ लड़ना है या किसी के साथ मिल करके लड़ना है। और आपने ये माना था कि बड़े काज के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अब तो मुकर होकर के उमर अब्दुल्ला कुछ भी स्टेटमेंट देते रहते हैं, और खासतौर पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए जो उन्होंने कहा कि 2014 में जो हाथ मिलाया था वो सबसे बड़ा गलत फैसला था। उसी दिन 370 और 35 का फैसला हो गया था। देखिए उमर साहब ने ये जो बयान वो अभी आप सुन रहे हैं जी। सबसे पहले बयान जो है उन्होंने ये बयान 2020 में किश्तवाड़ के विजिट के दौरान दिया था सबसे पहला। और उस वक्त PAGD बन चुकी थी, फारूक साहब चेयरमैन हेड कर रहे थे PAGD को। किश्तवाड़ में उनका जब वो रिलीज़ हुए कस्टडी से उसके बाद शायद पॉलिटिकल विजिट, उनका पहला पॉलिटिकल विजिट था किश्तवाड़ में। सबसे पहले उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि अगर 2019 में PDP और BJP के साथ अलाइंस नहीं करती तो शायद 370 नहीं हटता। मैं ज़ाती तौर पे ये मानता हूँ कि उमर साहब राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वो दिल से जो है वो PAGD के हक़ में नहीं थे। लेकिन मैंने पिछले स्टेटमेंट में, पिछले इंटरव्यू में भी आपको कहा कि देखिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने आउट ऑफ वे जाके फारूक साहब को अपना लीडर माना, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ को अपना लीडर माना, हमारी पार्टी लीडरशिप ने उनको अपना लीडर माना। लेकिन अगर उनकी पार्टी ही उनको लीडर नहीं मानती तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, नंबर एक। नंबर दो, देखिए मैं बार बार आपको, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी यही कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए यूनिटी इज़ द ओनली वे। और वो इसलिए है क्योंकि लोग चाहते हैं कि हम यूनाइटेडली जो है लड़ें, जो भी जंग हमारे सामने है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये मानता हूँ कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, आप देख लीजिए PAGD की मीटिंग्स जो है हर साल 2 बार होती है, और जो कोई बहुत बड़ा मसला है उस मीटिंग में डिस्कस होता है, फिर PAGD उठ के घर चली जाती है। लेकिन उस मसले पर लगातार अगर कोई लड़ता है, कौन लड़ता है जी? आपकी चाहे आप ज़मीनों की बात करें, नौकरियों की बात करें, राशन की बात करिए, यहाँ पे नॉन लोकल वोटर्स की रजिस्ट्रेशन की बात करिए, यहाँ एम्प्लॉयज़ को बाहर निकालने की बात करिए, जमात इस्लामी को बैन करने की बात करिए, हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात करिए, हमारे नौजवानों को जो PSA लगता है उनकी बात करिए, इवन छोटी से छोटी बात हमारे कास्ट के 7 बच्चों पे भी UAPA लगता है। चाहे बड़ा मसला हो चाहे छोटा मसला हो, कौन लड़ रहा है उस पे? तो हम PAGD को प्लेटफॉर्म नहीं ढूंढ रहे हैं, हम उस सड़कों पे आके लड़ना पड़े, हम सोशल मीडिया पे लड़ना पड़े, मीडिया में लड़ना पड़े, हम डेली के पॉलिटिकल एक्टिविटीज करनी पड़े। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी तो लड़ रही है, हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं। हाँ, जहां पे PAGD को हमारी रिक्वायरमेंट होगी हम PAGD के साथ खड़े हैं। जहां पे जिस प्लेटफॉर्म पे PAGD चाहेगी कि हम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अपना रोल प्ले करेगी, हम करेंगे। लेकिन PAGD कम से कम कोई रोल अपने लिए तो डिसाइड करे जी। मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, ये मेरी पार्टी की लाइन नहीं है, ये मैं इंडिविजुअली कह रहा हूं कि PAGD तो डिसाइड करे कि हमारा रोड मैप क्या है जी। हम लोग किसी इशू को PAGD की मीटिंग में डिस्कस करते हैं, उसका फॉलो अप क्या करते हैं, फिर उसके बाद तो हम सारे अपने अपनी पार्टीज में जाके उन मसलों को उभारते हैं जी। तो कहीं ना कहीं विनोद जी, वक्त की जरूरत यह है कि वी हैव टू बी क्लियर बिफोर द पीपल जी। डॉक्टर साहब, ये बदले तेवर, आपका क्या अनुभव कहता है कि अचानक ही पिछले 2 सप्ताह से उमर अब्दुल्ला के तेवर और तीखे हो गए? देखिए, मैं इसकी वजह तो नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम कि उमर साहब क्या सोच के या नेशनल कॉन्फ्रेंस ओवरऑल क्या सोच के जो है ये समझ रही है कि उनके जो कंपटीशन है वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ है। हम बार बार इस चीज़ को दोहरा रहे हैं कि हमारा कंपटीशन किसी के साथ नहीं। हम अगर compete कर रहे हैं, हम अपने आप के साथ compete कर रहे हैं। हम रोज़ सुबह उठ के जो है एक नई आवाज़, लोगों की आवाज़ जो है सामने लाने की कोशिश करते हैं। शाम होते होते कभी हम कामयाब होते हैं, कभी नाकाम होते हैं, लेकिन दूसरे दिन फिर से शुरू होते हैं।
जी। आप देख लीजिए एक वक्त विनोद जी, आप कहते हैं कि एक वक्त आया कि आप कहते हैं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी तो है ही नहीं कहीं, तो हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के कंपटीटर कहाँ से बन गए? हम कांग्रेस के कंपटीटर कहाँ हैं? हम बीजेपी के कंपटीटर कहाँ हैं? हम पॉलिटिकली किसी के साथ कंपीट नहीं कर रहे, हमारा कंपटीशन अपने साथ है। जी। हम क्या हम लोगों की तर्जुमानी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? जो लोग हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? तो मैं आपके जरिए फिर एक बार सभी पॉलिटिकल पार्टी से कहता हूं कि ये वक्त नहीं है जब हम तू मैं करें। हमें 70 साल हो गए यही करते हुए, हमने अचीव कुछ नहीं किया। फॉर द फर्स्ट टाइम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि आप इकट्ठे होकर ये एक जो बड़ी जंग है वो बड़ी जंग लड़ पाए। अब उसमें बराबर की जिम्मेदारी सबकी बनती है, साझेदारी सबकी बराबर की बनती है। मैं ज़्यादा एनर्जेटिक रहूं, आप पीछे से कुछ और आपके जहन में चल रहा हो, तो फिर ये साझेदारी जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। मैं फिर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से आपको आश्वासन देता हूँ कि पीएजीडी को जब भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी, जिस शक्ल में भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी, वी विल बी ऑलवेज अवेलेबल। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि ये वक्त नहीं है, समय की नज़ाकत कहती है कि इस वक्त यूनिटी होनी चाहिए, यूनाइट होकर के, ना कि तू मैं करना चाहिए। और मुझे लगता है कि कुछ रोज पहले ही महबूबा मुफ्ती जो पार्टी की सदर है, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने भी ये कहा कि 1996 के जब इलेक्शन हुए तो लोगों को उम्मीद थी कि ऑटोनॉमी से कश्मीर समस्या का समाधान होगा, लेकिन इख्तियार जो किया गया वो पोटा को चुना गया, टास्क फोर्स को चुना गया, इख्वानी पैदा किए गए। ये अब तू मैं की गुंजाइश बची है, आपको लगता है? ये आप इसे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ क्यों ले रहे हैं? आप ये स्टेटमेंट को बताइए, आप इसमें आपको झूठ क्या नजर आया या गलत आपको लगता है? ये स्टेटमेंट गलत है? हुकूमत नहीं, दो तिहाई बहुमत नेशनल कॉन्फ्रेंस हाँ। के पास था और लास्ट में उन्होंने 2002 में 2 तिहाई बहुमत के साथ ऑटोनॉमी का प्रस्ताव भी पारित किया था। इसलिए जब उस 96 की बात की जाएगी तो डायरेक्ट अटैक जो होगा वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या ये सच्चाई है कि 96 में जब डेमोक्रेसी रेस्टोर हुई जम्मू कश्मीर में, तो लोगों ने सोचा कि अब जो है, जैसे आज हालात बने हुए हैं, अगर कल इलेक्शन हुए तो सबसे पहले खुशी जो है लोगों को होगी, अब उनके इश्यूज रिजॉल्व होंगे, उनको जो डे बाय डे ह्यूमिलेशन हो रही है वो ख़त्म हो जाएगी, उनके जो बार बार जिल्लतें उनको बर्दाश्त करनी पड़ती है, कभी आर्मी कैंप में लेकर, कभी पुलिस स्टेशन में लेकर, वो ख़त्म होगी, यहाँ पे अमन आएगा, यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगी, मुलाजमत होगी, स्कूल खुलेंगे। ये बात तो सच है ना? लेकिन उसके बाद 96 में जब हुकूमत बनी तो उसके बाद जो कत्लो गारत हुई, कभी इख्वान के नाम पर, कभी टास्क फोर्स के नाम पर, कभी पोटा के नाम पर, कभी पीएसए के नाम पर, ये आपको लगता है ये सच्चाई है? पॉलिटिकल प्रोसेस तो आपको दिखा नहीं कहीं। अगर ये बात सच है तो यही बात अगर मैडम महबूबा मुफ्ती कहती है तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ क्यों जाती है? हो सकता है वो दिल्ली के खिलाफ बोल रही होती, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन पास करके दिल्ली भेजा, वो लास्ट में नहीं, आप पास करके दिल्ली भेजा, लेकिन दिल्ली में उसको रिजेक्ट किया गया। रिजेक्ट करके उन्होंने बोला कि नहीं जी, आप हमारा रोड मैप तो ये है, हम टास्क फोर्स करेंगे, हम ये करेंगे। तो हो सकता है वो बीजेपी को टारगेट कर रही होती जी। लेकिन उन्होंने तो सच्चाई बयान की। अगर आप हमें कहते हैं, देखिए मैं आज भी कहता हूं, चाहे कोई भी कुछ भी कहे, मैं कहता हूं जो डिसीजन हमारी पार्टी का बीजेपी के साथ अलायंस करने का 2015 का था, इट वाज ए हिस्टोरिकल डिसीजन। जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर गया, और हम शर्मिंदा क्यों हूं? शर्मिंदा तो बीजेपी को होना चाहिए। हमने तो अपने एजेंडे, अपने बलबूते, अपने दम पे हुकूमत चलाई, अपना एजेंडा इंप्लीमेंट किया। आपके पास जब हुकूमत थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास हुकूमत थी, आपने एमनेस्टी दी लोगों को। आपने एमनेस्टी की बात 2010 में की, उमर साहब ने जी। असेंबली की स्पीच उठा के देख लीजिए, वो बार बार खड़े होकर असेंबली में कहते थे कि लोगों के जो बच्चे अरेस्ट हुए हैं या एफआईआर है, उनके माँ बाप मेरे पास आए, वो हमें एफिडेविट लिख कर दे दें, वो हमसे माफिया मांगे और रिटर्न दे दे कि दोबारा से बच्चे इसमें इंडल्ज नहीं होंगे। जब हमने एमनेस्टी दी, हमने तो किसी को जलील नहीं किया कि आप आकर पहले आप हमें हमसे माफी मांगी। हमने तो जनरल एमनेस्टी दी, बच्चों से गलती हो गई है, कोई बात नहीं, एक चांस देते हैं। आपने भी सिचुएशन हैंडल की, हमने भी सिचुएशन हैंडल की, आपने भी सिचुएशन फेस की, हमने भी सिचुएशन फेस की।
हम तब भी अपोलोजेटिक नहीं थे, हम तब भी कहते थे कि इस गवर्नमेंट को, इस कॉम्बिनेशन को मौका दीजिए जी। और मुझे ये बात कहने में कोई शर्म नहीं है कि हमारे टाइम पर पीस, रिकंसिलिएशन, नेगोशिएशन पे बहुत बड़ा काम हुआ। मैडम महबूबा मुफ्ती के टेन्योर में एम्प्लॉयमेंट्स हुई, सीज फायर हुआ, आपके पावर प्रोजेक्ट्स वापस लेने पे काम हो रहा था, आपकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा था, बच्चियों की तालीम मुफ्त हो रही थी, बच्चों के लिए स्कूटी स्कीम बन रही थी, प्रॉपर्टी राइट जो है वो बच्चों को मिल रहे थे, आपकी पेंशन जो है वो 200 से 1000 ओल्ड एज पेंशन और ये आपका हैंडीकैप्ड पेंशन पहुंची। आपने इतना सारा काम किया, मुझे किस बात की शर्मिंदगी होनी चाहिए? मुझे खुशी है मैंने बीजेपी के साथ अलायंस किया। हमें हुकूमत किस हालात में मिली थी? हमने 2002 में हुकूमत संभाली, जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा उस वक्त सड़कों पे रो रहा था, हर घर में आग लगी हुई थी, हर घर में मातम था। हमने 2015 में हुकूमत संभाली, 2014 में फ्लड की वजह से जम्मू कश्मीर के आधे से ज्यादा पॉपुलेशन जो है इफेक्ट थी। 2015 से हमने हुकूमत संभाली, 2016 तक हमने जम्मू कश्मीर में 1.5 लाख ट्रेडर्स को जो है घर पहुंच के हमने कंपनसेशन दिलाया। हमने 2.5 लाख लोगों को उनके जो ये प्रॉपर्टी डैमेज का जो है घर पहुंचा के कंपनसेशन दिलवाया। ये कंपनसेशन कहां से आया? ये तो तभी मुमकिन हुआ जब हम दिल्ली के साथ बैठ के नेगोशिएट किया, उनको कन्विंस किया कि हमें यहां पैसा चाहिए। हमने टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको मालूम है, आपको श्रीनगर की हालत आप बताइए क्या थी 2014 के फ्लड्स में, और 2015 के जून जुलाई अगस्त तक जो है वही इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सारा रेस्टोर हो चुका था। तो ये चीजें तभी मुमकिन हो पाई जब हमने बीजेपी के साथ अलायंस किया, और अलायंस करके हमने कश्मीर के लिए अलायंस किया, जम्मू कश्मीर के लोगों के हित के लिए अलायंस किया, हमने अपने लिए अलायंस नहीं किया। आपने भी अलायंस किए हैं, आप बताइए आपने किन चीजों, किस बुनियादों पे अलायंस किया था? चाहे बीजेपी के साथ, चाहे कांग्रेस के साथ, आपने किन ग्राउंड्स पे अलायंस किया था? वो भी तो आप लोगों के सामने ले आइए। जी, लेकिन डॉक्टर साहब आपने भी दबेश्वरों में सीधे सीधे नेशनल कॉन्फ्रेंस को टारगेट बनाया है। आपने कहा कि उन्होंने एमनेस्टी दी, परिवार वालों को जिल्लत सहनी पड़ी, और हमने जो एमनेस्टी दी उसमें परिवार वालों को जिल्लत नहीं सहनी पड़ी। देखिए विनोद जी, बात बहुत क्लियरली है, मैं इसमें तफसीलन बात नहीं, लेकिन आपका मुझे लगता है आज का एजेंडा यही है। मैं फिर से एक बात, आज मेरा कौन सा एजेंडा है? आपका एजेंडा यही है कि हम अब नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने ठीक ठाक बोला है, अब हम भी उनके खिलाफ बोलें, और रोज मेरा कोई एजेंडा नहीं है, मैं सच बोलता हूँ। देखिए विनोद जी, मैं फिर वही कहूंगा, अगर बोलने के लिए है ना तो उनके पास भी बहुत कुछ होगा, हमारे पास भी बहुत कुछ होगा, लेकिन हम जितना बोलेंगे, जितना एक दूसरे के लिए हम कुरेदेंगे, हम असल में अपने लिए नुकसान कर रहे हैं। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बोलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस पे नुकसान नहीं कर पाऊंगा, अपना नुकसान जरूर करूंगा, या अगर वो मेरे बारे में बात करेंगे तो वो अपना भी नुकसान करेंगे। इस वक्त बहुत बड़ी ताकतें जो है इस यूनिटी को तोड़ने के लिए, इस यूनिटी को, इस पीएजीडी के प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए काम कर रही हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी किसी भी सूरत में उस का हिस्सा नहीं बनना चाहती। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी उस प्लान को फैसिलिटेट नहीं करना चाहती, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं अप्रोच की बात कर रहा हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बहुत बड़े सीनियर लीडर जो है, या मैं सीधे बता देता हूं, डॉक्टर फारूक साहब एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं, जम्मू के कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं, जहां पे वो वहां पार्टी की मीटिंग करते हैं, और वहां कैटेगोरिकली अपने, ये 2 साल पुरानी बात है, अपने वर्कर्स को कहते हैं कि कोई अलायंस, प्री पोल पोस्ट पोल अलायंस नहीं है, यहाँ पर आपकी पार्टी का कैंडिडेट होगा, आप तैयारी करिए। मैडम उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाती हैं, आई वाज अकम्पनिंग हर। पार्टी की मीटिंग होती है, क्लोज डोर मीटिंग होती है, वहां पार्टी के लीडर्स उठते हैं कि फारूक साहब ने यहाँ पे ये अनाउंस किया है, यू शुड ऑल्सो अश्योर योर पार्टी लीडर्स कि आप कोई कंप्रोमाइज इस कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ नहीं करेंगे। आई एम विटनेस टू इट। मैडम महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि मैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी क्या 50 कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए भी जम्मू कश्मीर का सौदा नहीं करूंगी, मैं इस यूनिटी को तोड़ने के लिए कोई काम नहीं करूंगी। मेरे लिए पीएजीडी का प्लेटफॉर्म जो है ये सुप्रीम है। पीएजीडी के लिए अगर हमें कहीं पे सेक्रीफाइस करना भी पड़े हम करेंगे।
ये अप्रोच की बात है। जब डीडीसी इलेक्शन होते हैं, डीडीसी इलेक्शन में जम्मू में मीटिंग पीएजीडी की होती है कि डीडीसी इलेक्शन में क्या किया जाए, आई वॉज पार्ट ऑफ द मीटिंग। मैडम महबूबा मुफ्ती ने एक ही बात कही कि फारूक साहब जो है वो जिसको मैंडेट देंगे ही विल बी पीएजीडी कैंडिडेट। फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी कैंडिडेट्स थे उस पे जो है वो फारूक साहब साइन करते हैं और बोलते हैं ये पीएजीडी के कैंडिडेट्स थे, जिसकी वजह से सजाद लोन साहब पीएजीडी छोड़ के चले जाते हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कल भी, आज भी और आने वाले कल के लिए भी कमिटेड है फॉर द कॉज ऑफ यूनिटी। लेकिन जो डेली की जिल्लत अगर हमें बर्दाश्त करनी पड़े, वी आर आंसरेबल टू आवर ओन वर्कर्स एज वेल। लेकिन डॉक्टर साहब ये मान लिया जाए, अगर आप सुनाएंगे तो सुनने के लिए भी तैयार रहिएगा। डॉक्टर साहब ये मान लिया जाए फिर सौदा नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है। नहीं, जम्मू कश्मीर की आवाम का सौदा जो है, जम्मू कश्मीर की मुस्तकबिल का सौदा जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है। मैं विनोद जी इतना ही आपको कहूंगा, सब कुछ कह डाला है। डेमोक्रेटिक पार्टी ने जब पीडीपी बनी, जम्मू कश्मीर के लिए बनी, जी। इक्तदार के लिए नहीं बनी। और रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, हमारा कारकर्दगी उठा के देख लीजिए। हमने कांग्रेस के साथ अलायंस किया, जम्मू कश्मीर के अलायंस के लिए, इक्तदार के नहीं किया। हमने कांग्रेस के साथ अलायंस तोड़ा, जम्मू कश्मीर के लिए तोड़ा, इक्तदार के लिए नहीं तोड़ा। हमने बीजेपी के साथ अलायंस किया, जम्मू कश्मीर के लिए किया। बीजेपी के साथ अलायंस तोड़ा, जम्मू कश्मीर के लिए तोड़ा। हमारा पर्सनल नहीं, रिश्ते तो तोड़ा उन्होंने, रिश्ते तो खराब हमने किए। जब हमने सीज फायर करवाया, जब हम बार बार पाकिस्तान की बात करते रहे, हम हुर्रियत की बात करते रहे, उन्होंने 40 लोगों की लिस्ट दी, आप इनको अरेस्ट किया, हमने कहा हम नहीं अरेस्ट करेंगे। उन्होंने कहा आप जमात पे बैन करिएगा, हम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि आप प्रोजेक्ट्स लेने की बातें मत करिए, हमने कहा हम नहीं करेंगे। हमने करना है ये चीजें, इसीलिए तो हमने करनी है। उन्होंने कहा आप हुर्रियत लीडर्स को अरेस्ट करिए, हमने कहा हम नहीं करेंगे। तो सिचुएशन तो हमने क्रिएट की, तो हमने वो सिचुएशन भी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्रिएट की जी। हमारे लिए जम्मू कश्मीर का इंटरेस्ट, जम्मू कश्मीर के लोगों का इंटरेस्ट ये सुप्रीम है, अबो ऑल पार्टी पॉलिटिक्स है, अबो आर आइडियोलॉजी है, अबो आर पार्टी गेन्स है। हम इसके साथ कोई सौदा नहीं करने देंगे, न करेंगे, न करने देंगे। ये आने वाला वक्त बताएगा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने जो हदफ उठाया है, जो जंग शुरू की है, हम इकट्ठे भी उसमें लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन अगर इकट्ठे नहीं लड़ पाए, कल अगर हमें अकेले भी जंग लड़ना पड़े, हम उसके लिए भी तैयार हैं। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ संवैधानिक बदलाव बहुत बड़ा फैसला था, उसके बाद देश की निगाह जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों, खास तौर पर कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज पर थी कि वो यूनाइट हो पाएंगी कि नहीं। थोड़ी देर के लिए उनको लगा कि हाँ ये यूनाइट है, लेकिन अब वो यूनिटी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई है। नहीं, आप क्यों कह रहे हैं कि बिखर गई है? वी आर यूनाइटेड, हम आज भी यूनाइटेड हैं। हमने कहा, हम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से मैं आपको ये अश्योर करता हूँ कि पीएजीडी के प्लेटफॉर्म पे जब भी कोई कॉल होगी, वी विल बी ऑन द फोर फ्रंट। हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। हम फारूक साहब को आज भी पीएजीडी का हेड मानते हैं, लेकिन कुछ करें तो, कोई कॉल तो ले, किसी इशू पे तो सीरियसली बात हो, किसी इशू पे तो बाहर निकले हम लोग जी। हम कुर्सियों पे बैठ के कब तक जो है वो सियासत करते रहेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।